नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको वो सॉल्यूशन देने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं जब पति पत्नी का विवाद बिगड़ जाता है तो पति हो या पत्नी हो, दोनों में से कोई एक व्यक्ति ये सोचता है कि अब मुझे इस शादी से बाहर निकलकर शादी करनी चाहिए। शादी करने का जब निर्णय लेता है इंसान तो फिर उसके दिमाग में ये भी आता है कि अगर मैं शादी करता हूं तो मेरे ऊपर कौन कौन से कानूनी केस लग सकते हैं, कौन से कानूनी दांवपेच दूसरा इंसान मेरे खिलाफ लड़ कर सकता है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगर आप शादी करते हैं तो आपके ऊपर कौन कौन से केसेस लग सकते हैं, पत्नी या पति के द्वारा आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो जिस समय आप निर्णय लें शादी करने का तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वो वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे कि वाकई हमें दूसरी शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पति पत्नी की बार बार नहीं कहूंगा इस वीडियो में, लेकिन हाँ ये बताना चाह रहा हूं कि मैं दोनों की जो बात बोल रहा हूं दोनों के लिए स्पेसिफिक, दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। तो अगर आप शादीशुदा हैं पहले से और शादी होने के बाद आपका कोई पहला जो डिस्प्यूट है शादी का है वो बिगड़ गया है और अब उस शादी से निकल के आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो उस शादी से पहले भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस लड़की से या लड़के से आप शादी कर रहे हैं वो कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि आगे चल के आपका जीवन और ज़्यादा नरक की तरफ चला जाए। क्योंकि अब तक जो दिक्कतें हुई आपने झेल ली, लेकिन अब सेकंड मैरिज आप करोगे उसके बाद जो दिक्कत आएंगी उनको आप नहीं झेल पाओगे। तो बेहतर है कि आप दूसरे पक्ष को अच्छे से जान लें, अच्छे से समझ लें कि ये लड़की या लड़का मेरे साथ में रह सकता है तो अच्छे से रह सकता है, मैं अपना जीवन इसके साथ में व्यतीत कर सकता हूँ। और अगर दूसरे ने आपको दिक्कत कर दी तो आपके जीवन तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मेरे ऊपर कितने केसेस कहाँ से हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। बहरहाल अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो आपके ऊपर ऑफेंस जो बनता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, बाइगेमी। एक शादी के होते हुए आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, दैट इज ऑफेंस। और ये ऑफेंस जो है वो सेक्शन 494 आईपीसी के तहत आता है और इसमें 7 ईयर्स का पनिशमेंट है। बहरहाल 7 ईयर्स का पनिशमेंट ये आपने सुन लिया, आपको डर भी लगने लगा हो, समझ रहे होंगे कि आप कि सर पता नहीं कि हम अगर शादी करते हैं तो हो सकता है कि हमें जेल हो जाए या हमें किसी प्रकार से 7 ईयर्स का पनिशमेंट मिल जाए, सजा हो जाए। ऐसा बाद में बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले आपने समझ लिया कि सेक्शन 494 का इसमें ऑफेंस बनता है, 7 साल की सजा है, इसमें पनिशमेंट है। अब बात करते हैं कि शादी का जो सेक्शन 494 आपके ऊपर लगता है शादी दूसरी करने पर, वो किस तरीके से आपके ऊपर लगता है। सेक्शन 494 में मैक्सिमम केसेस जो हैं, मतलब कि ये समझ लीजिए कि ये कंप्लेंट केस ही दर्ज होता है वाइफ के द्वारा केस फाइल करती है कि भाई हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर पति के द्वारा पत्नी पर होती है कि हमारे पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। तो ये जो केस जो है, क्योंकि इसका कोई भी पति या पत्नी के पास में जो एविडेंस ज़्यादातर नहीं होता है, अगर किसी प्रकार से मिल भी जाता है तो वो सीधे कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर उसका केस करती है। तो ये जो कंप्लेंट केस है, मतलब इसका सेक्शन 494 का केस जो है वो कंप्लेंट केस बनेगा आपके खिलाफ। तो कंप्लेंट केस जब बनता है तो कंप्लेंट केस में क्या होता है कि एक जो कंप्लेंट करता है वो और दूसरे 2 गवाह, मतलब 2 विटनेसेस उसके लिए कि आप हमारी गवाही दें कि आपके पति ने या लड़की ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। अब इतना, और फिर उसके बाद एविडेंस भी चाहिए कि लड़के ने जो दूसरी शादी करी है उस पत्नी के साथ में कोई आपके फोटो, कोई फेरे होते हुए फोटो, माला डालते हुए फोटो, इस तरीके मतलब शादी लगती हो कोई, या फिर उसने कोर्ट मैरिज करी है, रजिस्टर्ड मैरिज करी है तो उस मैरिज का सर्टिफिकेट, ऐसे आपको एविडेंस देने होंगे जिससे कि आप साबित कर सकें कि सेक्शन 494 उसके ऊपर बनती है। तभी कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी और तभी उसको वेरीफाई हो पाएगी, वरना नहीं होगी। और आप कितना भी उसमें जोर लगा लें आपके ऊपर सेक्शन 490 पर फिर आपके नहीं करते। अब सोचकर देखिए कि जो इंसान दूसरी शादी कर रहा है क्या वो खुलेआम करेगा? नहीं करेगा। उसको दूसरे इंसान को तो कानो कान पता भी नहीं चलेगा उसने सब कब शादी कर ली, कब शादी होने के बाद बच्चे हो गए और बच्चे एडमिशन लेकर स्कूल में पढ़ भी रहे हैं और बड़े भी हो गए। तो ये इतना जो ऐसी चीज़ें हैं वो हर आदमी छिपा करता है और लॉन्ग टाइम बाद वो पता लगता है तो फिर सोचते हैं कि यार अब क्या करें, छोड़ो, हो गया सो हो गया। बहरहाल सेक्शन 494 के अगर अब आपके ऊपर एफआईआर नहीं, कंप्लेंट दर्ज होती है, कंप्लेंट केस दर्ज होता है आपके ऊपर, तो आपको लड़की को साबित करना होता है सब कुछ इसमें, जो एलिगेशन लगा रहा है ऑफेंस के तहत कि आपके ऊपर सेक्शन 494 बनता है, तो आप जो कंप्लेंट है उसमें उसी को सब कुछ साबित करना होता है, उसी के ऊपर जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ।
अब अगर वो लड़की आपको प्रूफ कर पाएगी तो आपको सज़ा करवा देगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी। अब आप समझ लीजिए कि आपको कितना छुपा कर रखना है, कितना उजागर करना है उस चीज़ के लिए। अगर आप उजागर कर देते हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, और आप छिपा कर रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। बस इतना ही आपको समझना है इस चीज़ के लिए। अब रही बात ये ऑफेंस, इस ऑफेंस का नेचर कैसा है। ये ऑफेंस ऐसे नहीं है कि भाई किसी का मर्डर कर दिया, किसी घर में चोरी कर ली, किसी गलत नहीं। जो अच्छे मतलब गुडविल के लिए, जो इंटेंशन है उसकी वो अच्छे के लिए है, और आपने शादी कर ली है, तो कोर्ट भी समझता है कि जो पत्नी आपके घर में आ नहीं रही है और उसके ऊपर तरह तरह के झूठे मुकदमे लगा रही है, और कई कई साल हो गए, कई साल इंतजार करने के बाद उस लड़के ने दूसरी शादी करी है, तो कोर्ट भी समझता है कि इसने शादी जो करी है वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए करी, क्योंकि ये लड़की जो पहले पत्नी थी वो शादी के बाद जो है उससे कई प्रकार के झगड़े कर लिए, मुकदमे कर लिए, और अब वो रहने योग्य नहीं है, इसलिए अब उसने दूसरी शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इन चीज़ों को समझता है। तो ये बात की है, लेकिन फिर भी आप जब ये करेंगे तो हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को पहले से हाइड करके रखेंगे, क्योंकि अगर ओपनली आ जाएंगे आप तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब इसमें बेल का प्रोविजन क्या है, बेल आपको आसानी से हो ही जाती है, ज़्यादा मुश्किल आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एविडेंस नहीं होता है कि भाई इसने शादी करी है, और अगर होता भी है तो आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर ये सब चीज़ें आप केस करते हैं, या फिर आपके ऊपर पत्नी केस करती है, तो आपको ये एविडेंस होने आपके पास ज़रूरी है, तभी आप केस कर पाएंगे, और उससे पहले आप केस नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल अब बात करते हैं इस कंक्लूजन में कि क्या है कि सेक्शन 494 का आपके ऊपर आईपीसी का आपके ऊपर केस रजिस्टर हो जाएगा, और फिर वो लड़ना पड़ेगा, और उसमें आपको जमानत वगैरह करानी पड़ेगी। बहरहाल अगर झूठा कर देते हैं तो आपको हाई कोर्ट भी है, आप वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए, ताकि क्वेश्चन हो जाए, वो खत्म हो जाए। वरना आपके ऊपर सेक्शन 494 का केस अगर वो करती है पत्नी तो हो जाएगा। बहरहाल अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा घर चले, परिवार चले, और उस पुरानी वाली पत्नी से हमारा घर नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप भविष्य में आप आगे बढ़ें। इतना केस हो गए तो एक केस और सही, क्योंकि जीवन एक आपका है, और इस जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत लोग अगर मिल गए हैं तो आप अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करिएगा, और समय आने पर समय के अनुसार आपको चलिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना बहुत आ जाएगा। और दूसरी बात कि जिस पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, तो फटाफट उससे डाइवोर्स लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो पत्नी अब तुम्हारे घर पर नहीं आ पाएगी। क्योंकि मेरा ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कि जिससे एक बार झगड़ा हो गया और आपके केसेस स्टार्ट हो गए, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका घर दोबारा उसी महिला से बस जाए। वरना ज़्यादातर केसेस महिला ये कहती है कि इसको सजा होगी, इसको पनिशमेंट होगा, ये झुकेगा तब मुझे आएगा, और पुरुष ये कहता है कि मैं तेरे आगे झुकूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए सो हो जाए। तो बहरहाल ये आपके लिए समझना है कि मुझे करना क्या है, ये आपकी तरफ से है और आपको ही समझना है। बहरहाल मेरा एक उद्देश्य था कि मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर कौन कौन से एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँ। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।